नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी से तो जुड़ा है, लेकिन जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी रोजमर्रा की खाने पीने की आदतें और गर्भधारण में आने वाली जो मुश्किलें हैं, इन दोनों के बीच आखिर क्या संबंध है। और ये संबंध इतना गहरा और हैरान करने वाला है कि शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अक्सर जब ऐसी मुश्किलें आती हैं तो हमारा ध्यान उम्र पर, जेनेटिक्स पर या फिर किसी बड़ी मेडिकल कंडीशन पर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान हो और हमारी प्लेट में ही छिपा हो? तो चलिए आज इसी छिपे हुए संबंध की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये सवाल आज के समय में कई जोड़ों के लिए एक बहुत बड़ी भावनात्मक चुनौती है। वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें सही लगता है, अच्छा खाना, कसरत करना, तनाव को कम रखना, मतलब एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। लेकिन जब महीनों और कभी-कभी तो सालों की कोशिश के बाद भी कोई नतीजा नहीं मिलता, तो मन में गहरी निराशा और उलझन पैदा होती है। ऐसा लगता है कि कहीं कुछ तो है जो छूट रहा है, कोई ऐसी कड़ी है जो पकड़ में नहीं आ रही। आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी उलझन को सुलझाने और उन अनकहे कारणों को समझने पर ही आधारित है, जिन पर शायद अभी तक हमारा ध्यान गया ही नहीं है। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम उस हैरान कर देने वाले कनेक्शन को समझेंगे जो जरूरत से ज्यादा खाने और हमारी प्रजनन क्षमता के बीच है। इसके बाद हम शरीर के अंदर झांक कर देखेंगे कि ये आदत चुपचाप कैसे और क्या नुकसान पहुंचा रही है। तीसरे हिस्से में हम ये जानेंगे कि ये नुकसान हमारे शरीर के नाजुक हार्मोनल बैलेंस को एक चेन रिएक्शन की तरह कैसे बिगाड़ देता है। और सबसे आखिर में हम उस रास्ते पर बात करेंगे जो रिकवरी की तरफ जाता है, एक ऐसा समाधान जो हमारी अपनी आदतों में ही कहीं छुपा है। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। देखिए, दशकों से मेडिकल साइंस में प्रजनन से जुड़ी समस्याओं के लिए मुख्य रूप से उम्र और जेनेटिक कारणों को ही जिम्मेदार माना जाता रहा है। लेकिन हाल के कुछ सालों में दुनिया भर के रिसर्चर्स का ध्यान एक नई दिशा की ओर गया है। वे अब हमारी जीवन शैली और खान पान की उन आम आदतों का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें हम अक्सर बहुत ही सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। और इन स्टडीज से जो बात सामने आ रही है वो वाकई में चौंकाने वाली है और प्रजनन स्वास्थ्य को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। जी हाँ, सुनने में ये शायद बहुत ही साधारण लगे, लेकिन मॉडर्न साइंस इसी तरफ इशारा कर रहा है। वो छिपा हुआ अपराधी ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना हो सकता है। यहाँ पर समस्या सिर्फ ये नहीं है कि कोई क्या खा रहा है, मतलब अच्छा खा रहा है या बुरा, बल्कि असली समस्या इस बात में छिपी है कि कितना खाया जा रहा है और उससे भी ज्यादा जरूरी कितनी बार खाया जा रहा है। दिन भर कुछ न कुछ खाते रहने की आदत, बिना भूख लगे भी खाना या हर बार पेट भरने से भी ज्यादा खा लेना, ये सब ओवर ईटिंग की कैटेगरी में ही आता है। यह एक ऐसा फैक्टर है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, पर यही वो पहली कड़ी है जो शरीर के अंदर एक साइलेंट डैमेज यानी चुपचाप होने वाले नुकसान की शुरुआत करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ज्यादा खाने से शरीर के अंदर असल में होता क्या है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप तुरंत महसूस कर सकें। ये एक बहुत ही धीमी और लगातार चलने वाली बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो महीनों और सालों तक पर्दे के पीछे काम करती रहती है। और ये प्रक्रिया सीधे जीवन की बुनियाद पर हमला करती है, यानी हमारे शरीर की सबसे कीमती सेल्स पर, अंडाणु और शुक्राणु पर। चलिए अब इस साइलेंट डैमेज की वैज्ञानिक प्रक्रिया को और भी सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे नुकसान की कहानी का जो मुख्य विलेन है उसका नाम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। आइए इसे बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी उस खाने को एनर्जी में बदलती है। ये एक जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान एक साइड इफेक्ट के तौर पर कुछ अस्थिर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। जब हम हिसाब से खाते हैं तो हमारी बॉडी इन फ्री रेडिकल से आराम से निपट लेती है, लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी बनाने के चक्कर में ये फ्री रेडिकल्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगते हैं, इतने ज्यादा कि शरीर का डिफेंस सिस्टम कम पड़ जाता है और फिर ये बेकाबू फ्री रेडिकल्स हमारी स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है जंग लगने की प्रक्रिया। जैसे लोहे का कोई टुकड़ा जब लगातार हवा और नमी के संपर्क में रहता है तो उस पर जंग लग जाता है और वो अंदर से कमजोर होकर गलने लगता है। ठीक उसी तरह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर की कोशिकाओं को अंदर ही अंदर जंग लगाकर कमजोर कर देता है। इस स्लाइड पर आप उस जंग का असर साफ साफ देख सकते हैं।
बाईं तरफ एक स्वस्थ प्रजनन कोशिका है। इसकी बाहरी दीवार यानी सेल मेम्ब्रेन मजबूत है, जो अंदर के नाजुक हिस्सों की हिफाजत करती है। इसके अंदर का डीएनए, जो एक नए जीवन का ब्लूप्रिंट है, वो पूरी तरह सुरक्षित है। और इसके एनर्जी बनाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। अब जरा दाईं ओर देखिए, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से पीड़ित कोशिका है। इसकी बाहरी दीवार जगह जगह से टूटी फूटी है, कमजोर हो गई है। अंदर मौजूद डीएनए पर हमला होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे जेनेटिक गड़बड़ियां हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके एनर्जी सेंटर यानी माइटोकॉन्ड्रिया खुद थक कर कमजोर पड़ गए हैं। ये नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है, ये सीधे सीधे गर्भ धारण करने की क्षमता पर हमला है। चलिए इन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी और बात करते हैं, क्योंकि ये इस कहानी के बहुत ही जरूरी किरदार हैं। आप माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी हर कोशिका के अंदर मौजूद हजारों छोटे छोटे पावर प्लांट या कह लीजिए एनर्जी के जनरेटर समझ सकते हैं। इनका काम है हमारे खाए हुए भोजन को लेकर उसे एनर्जी में बदलना, जिससे हमारे शरीर का हर काम चलता है। दिल का धड़कना, सांस लेना, सोचना, सब कुछ इसी एनर्जी से होता है। और जब बात गर्भधारण और भ्रूण के विकास जैसी प्रक्रियाओं की आती है, तो ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इनमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए इन छोटे पावर प्लांट्स का स्वस्थ और ताकतवर होना बेहद जरूरी है। अब सोचिए, जब हम लगातार दिन ब दिन जरूरत से ज्यादा खाते रहते हैं, तो हमें नन्हे पावर प्लांट्स के साथ क्या कर रहे हैं? हम उन्हें बिना आराम दिए 24 घंटे ओवरड्राइव में अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। जब कोई मशीन लगातार ओवरड्राइव में चलती है तो क्या होता है? वो ज्यादा धुआं पैदा करती है, मतलब ज्यादा फ्री रेडिकल्स, और आखिरकार खुद भी गर्म होकर खराब होने लगती है। ठीक यही माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होता है। इस ज्यादा काम के बोझ से वो खुद ही डैमेज हो जाते हैं, और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि अंडाणु और शुक्राणुओं के पास फर्टिलाइजेशन और फिर भ्रूण के विकास के लिए जरूरी सेल डिवीजन जैसी सबसे जरूरी प्रक्रियाओं के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। ये एक तरह से सेल्यूलर लेवल पर समय से पहले बूढ़ा होने जैसा है। कोशिकाएं अपनी उम्र से पहले ही अपनी ताकत खो देती हैं। अभी तक हमने कोशिकाओं पर होने वाले सीधे नुकसान को समझा। अब हम कहानी के तीसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है हार्मोन्स का संतुलन। हमारा शरीर एक बहुत ही जटिल और नाजुक हार्मोनल सिस्टम पर चलता है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझ सकते हैं, जहां हर साज का सही सुर में बजना जरूरी है। हमारा खाना, खास तौर पर चीनी और फैट की ज्यादा मात्रा, इस संगीत में एक बेसुरे नोट की तरह है, जो पूरे ऑर्केस्ट्रा का संतुलन बिगाड़ सकता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक डोमिनो के गिरने से पूरी लाइन गिर जाती है। ठीक वैसे ही एक हार्मोन के बिगड़ने से पूरा प्रजनन का सिस्टम गड़बड़ा सकता है। इस डोमिनो इफेक्ट का सबसे बड़ा उदाहरण है शुगर इंसुलिन चेन रिएक्शन। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब मीठी चीजें, स्नैक्स, सफेद चावल या फिर फलों का जूस पीते हैं, तो हमारे खून में शुगर का लेवल बहुत तेजी से ऊपर जाता है। इस अचानक बढ़ी हुई शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारा शरीर पैंक्रियाज से इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करता है। अब देखिए, ऐसा कभी कभी हो तो शरीर संभाल लेता है, लेकिन जब ये रोज की आदत बन जाए तो खून में हर वक्त इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहता है, और यही अतिरिक्त इंसुलिन एक विलन बन जाता है। ये शरीर के दूसरे जरूरी प्रजनन हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन के उत्पादन और काम में सीधा दखल देने लगता है। महिलाओं में ये स्थिति पीसीओएस और ओव्यूलेशन यानी अंडा बनने की प्रक्रिया में समस्याओं की एक बड़ी वजह बनती है, जबकि पुरुषों में ये शुक्राणु की क्वालिटी और संख्या पर बुरा असर डाल सकती है। एक और छिपा हुआ कनेक्शन है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है हमारे लिवर और प्रजनन क्षमता के बीच का संबंध। जब कोई व्यक्ति लगातार जरूरत से ज्यादा कैलोरी, खासकर फैट और चीनी लेता है, तो अतिरिक्त फैट लिवर की कोशिकाओं में जमा होने लगता है। इसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या NAFT कहते हैं। कई लोग इसे सिर्फ एक लाइफस्टाइल की बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लिवर हमारे शरीर का एक मेन प्रोसेसिंग प्लांट है, जो खून साफ करने के साथ साथ हार्मोन्स को बनाने और तोड़ने का काम भी करता है। जब लिवर में फैट जमा होकर सूजन आ जाती है, तो वो अपना ये जरूरी काम ठीक से नहीं कर पाता। इससे पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल गिर सकता है, और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ सकता है, जिसका सीधा और गंभीर असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। तो अब तक हमने समस्या को, उसके कारणों को और शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं को विस्तार से समझ लिया है। ये सब जानना थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन अब हम सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, समाधान पर।
और अच्छी खबर यह है कि समाधान किसी महंगी दवा या जटिल प्रक्रिया में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतों में, हमारे अपने कंट्रोल में छिपा है। ये रास्ता शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली आदत को रोककर उसे खुद को ठीक करने का, अपनी मरम्मत करने का कीमती मौका देने का है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात को समझना होगा, जो पारंपरिक डाइटिंग की सोच से बिल्कुल अलग है। समाधान सिर्फ कैलोरी गिनना या कम खाना नहीं है। असली मकसद है अपने पाचन तंत्र को और इस तरह अपने पूरे शरीर को लगातार काम करने के बोझ से कुछ देर के लिए आज़ाद करना, उसे आराम का समय देना। जरा सोचिए, जब हमारा शरीर 24 घंटे में से 16-18 घंटे सिर्फ खाना पचाने के भारी भरकम काम में ही लगा रहता है, तो उसे अपनी कोशिकाओं की मरम्मत करने, अंदर की सफाई करने और सिस्टम को रीसेट करने का मौका ही कब मिलेगा? जब हम अपने शरीर को खाने से कुछ घंटों का ब्रेक देते हैं, चाहे वो रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच का लंबा समय हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए हो, तो हमारे शरीर में एक अद्भुत और बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू होती है। इस प्रक्रिया का वैज्ञानिक नाम है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब है खुद को खाना। इस प्रक्रिया के दौरान हमारी कोशिकाएं अपने अंदर मौजूद कचरे, टूटे फूटे हिस्सों और डैमेज हो चुके प्रोटीन्स को पहचानकर उन्हें नष्ट कर देती हैं और उनसे मिले कच्चे माल से नई और स्वस्थ कोशिकाएं बनाती हैं। ये हमारे शरीर का अपना इनबिल्ट डीप क्लीनिंग, रिसाइकलिंग और रिपेयर मैकेनिज्म है। ये वही प्रक्रिया है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हुए नुकसान की भरपाई करती है। ये स्लाइड दोनों स्थितियों के बीच के फर्क को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। बाईं ओर की स्थिति देखिए, जहां शरीर लगातार खाना पचाने के काम में व्यस्त है। इस हालत में रिपेयर का स्विच यानी ऑटोफैगी बंद रहता है और कोशिकाओं में नुकसान धीरे धीरे जमा होता जाता है। वहीं दाईं ओर, जब शरीर को न खाने का यानी उपवास का समय मिलता है, तो पाचन का काम रुक जाता है और शरीर अपनी पूरी एनर्जी सफाई और मरम्मत के काम में लगा देता है। ऑटोफैगी का स्विच ऑन हो जाता है। इससे कोशिकाओं को खुद को साफ करने, तरोताज़ा करने और फिर से स्वस्थ होने का सुनहरा मौका मिलता है। और जब कोशिकाएं स्वस्थ होती हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु की क्वालिटी में भी अपने आप सुधार होता है। तो आइए आज की इस पूरी चर्चा का सार इन 4 मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। पहली बात, जरूरत से ज्यादा खाना हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी अंदरूनी जंग पैदा करता है, जो हमारी प्रजनन कोशिकाओं को समय से पहले बूढ़ा कर देता है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्ब्स हमारे हार्मोन्स के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देते हैं। तीसरी बात, फैटी लिवर, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, प्रजनन क्षमता में रुकावट का एक बड़ा और छिपा हुआ कारण हो सकता है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, इन सभी समस्याओं का एक शक्तिशाली समाधान हमारे पास ही मौजूद है। अपने शरीर को खाने से नियमित ब्रेक देना, ताकि उसकी प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया ऑटोफैगी एक्टिवेट हो सके और हुए नुकसान की भरपाई कर सके। और अंत में मैं आपके पास ये गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ खाना मौजूद है और हमें हर समय खाने के लिए उकसाया जाता है। ऐसे में रुकने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और उसे जरूरत से ज्यादा भोजन के बोझ से मुक्त करने का साहस दिखाना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। पर क्या यह मुमकिन है कि एक नए जीवन को इस दुनिया में लाने की तैयारी का पहला और सबसे जरूरी कदम इसी साहस में छिपा हो? इस पर सोचिएगा जरूर। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।